पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपके क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट में परावर्तन के विषय में अध्ययन किया था और अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन की घटना को आप लोगों ने अध्ययन किया था बारीकी से। अब हम फिर उसमें परावर्तन के नियम को देखेंगे। हालांकि परावर्तन के नियम का कुछ न कुछ डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया जा चुका है, फिर भी हम इसको अलग से देखेंगे क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। अल्टरनेट करके इसे पूछा ही जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, तो इस वजह से इसको अलग से जान लेना जरूरी है। तो पहला टॉपिक होगा परावर्तन के नियम। फिर हम दर्पण के विषय में देखेंगे, दर्पण के प्रकार का अध्ययन करेंगे, दर्पण का उपयोग जानेंगे और फिर दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम परावर्तन का नियम देखें तो परावर्तन के दो नियम हैं जो कि परावर्तन की घटना में बताए जाते हैं। तो पहला नियम क्या है परावर्तन का, ध्यान से देखेंगे। परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और दूसरे नियम के अंतर्गत आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई नियम लिखते हैं तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार। तो आप उस बात को अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे बता सकते हैं परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको परावर्तन की घटना जब पढ़ाया गया तो बताया गया था, ऐसे हम देखना कि ये आपका आपतित किरण है, ये है परावर्तित किरण और इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ए भी आपतित किरण है और बी सी परावर्तित किरण है और ये हमारा है नॉर्मल अभिलंब है। अब यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें I बराबर R होता है, ये है। और पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसे देखिए एक कागज का तल है और वो एक ही तल में है। तो ये है हमारा परावर्तन, ये थे हमारे परावर्तन के नियम। याद कर लेंगे इस बात को, बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब आगे हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है दर्पण। बहुत ही व्यवहारिक चीज, रोजमर्रा के जीवन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जगते ही इसी का सहारा लेते हैं, सबसे पहले दर्पण ही देखते हैं। तो समझ चुके होंगे शायद कि ये किस दर्पण की बात हम कर रहे हैं। और वास्तव में जो हमें दर्पण को डिफाइन करना है, कुछ डिफरेंट वे में डिफाइन करना है, तो कहने को तो जो हम चेहरा देखते हैं वो दर्पण है, बाइक में लगा रहता है वो दर्पण है, तमाम है, पर सब हम दर्पण कह सकते हैं। वास्तव में दर्पण का डिफिनेशन क्या है ये जानना है। तो व्यवहारिक चीज है, फिर भी
यह एक कांच का प्लेट कह सकते हैं। दर्पण एक कांच का प्लेट होता है जिसके एक तल को कलई किया गया होता है और दूसरा तल परावर्तन का कार्य करता है। आप समझ सकते हैं पेपर या बोर्ड पर जो दर्पण का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसे हम कलई करना कहते हैं। तो दर्पण कांच के टुकड़े का एक भाग होता है जिसका एक पोर्शन, एक भाग कलई किया गया होता है और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी दर्पण ही है। नीचे वाला पोर्शन कलई किया गया है, कलई मतलब पेंट, कलई मतलब पेंट होता है, पेंट किया गया है और दूसरे तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु दर्पण कहलाता है। अब दर्पण, मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार का होता है, उसे हम देखेंगे। इसका प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल और दूसरा होता है गोली। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मैक्सिमम चांसेस आई होप कि आप जानते भी होंगे। समतल दर्पण जिसका हम चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण, या यूं कहें समतल, यानी एकदम प्लेन, उसका तल कहीं से टेढ़ा ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण, जिसका हम चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो गोलीय दर्पण है ये पुनः डिवाइड किया जाता है दो भागों में। गोलीय दर्पण वंस अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसे हम दो भागों में पुनः बांटे हैं। उसका पहला हो सकता है अवतल, इसका कोई नंबर नहीं कि पहले यही होगा, और ये है उत्तल। तो ये हमारे गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, अवतल और उत्तल। तो हमने देखा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और एक आपने समतल देखा। तो हम इस सबका फिगर बनाए, तो अभी अभी जो फिगर आपके सामने दिखाया गया था वो फिगर क्या था, प्लेन मिरर था। ये क्या है, प्लेन मिरर समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर है। और हम इन्हें बनाए तो ये गोली क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये कांच के खोखले गोले से काट कर निकाले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। इनका जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, इसलिए हम इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, सपोज कि गोला है, अब कांच का एक गोला है, इसको हम इस तरह से अगर कट कर दें एक सिरे को, और इधर से भी हम कट कर दें एक सिरे को, और अब हम इस निकले हुए भाग को अगर यहाँ दिखाएं, अगर हम यहाँ दिखाएं इसके निकले हुए भाग को, ये वाला और ये वाला, तो देखिए एक पोर्शन ये दिख रहा है। अब ये चीज कटने पर दिखने वाली चीज नहीं है, तो यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, और एक हमें ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक भाग को देखिए, ये उभरा हुआ तल है, एक बार हम उभरे हुए तल को कलई कर देंगे और एक बार हम दबे हुए तल को कलई कर देंगे। तो अलग से हम इसको देख लें, यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, अलग से हम देख लें। देखिए अब इस तरह से कटा हुआ भाग, इसका एक ऊपर वाला भरा हुआ तल कलई कर दिया गया। इस तरह से कटे हुए भाग में हम दबे हुए तल पर कलई कर दें, तो जो सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, गोली होता है, इसलिए हम इन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये है उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल कलई किया गया है, तो इसका नाम होता है अवतल। और यहाँ पर दबा हुआ तल कलई किया गया है, दबा हुआ तल, तो इसको हम कहते हैं उत्तल। इस बात का ध्यान देंगे, उभरे हुए तल पर कलई किया गया और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये लाइट रे यहाँ से जा रही है और टकरा करके किसी दिशा में चली जा रही है, तो ये है अवतल। और यहाँ पर देखिए लाइट रे ऐसे जाएगी
और टकरा करके किसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे उत्तल। तो जब उभरे हुए तल पर कलय किया गया होता है, जिस गोलीय दर्पण का उभरा हुआ तल कलय किया गया होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिस गोलीय दर्पण का दबा हुआ तल कलय किया गया होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारे दर्पण हो गए समतल दर्पण, एकदम प्लेन तल होता है। गोलीय दर्पण में दबा हुआ उभरा हुआ तल होता है, तो कलई करने के आधार पर हम उत्तल और अवतल समझते हैं। उभरे हुए तल को कलई कर देते हैं तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है, दबे हुए तल को कलई कर देते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो ये थे दर्पण के प्रकार। अब हम जाने इनके विषय में अलग से। देखिए समतल दर्पण के विषय में, समतल दर्पण के गुण को देखिए। समतल दर्पण के गुण से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। हम अपना चेहरा देखते हैं वो हमेशा सीधा दिखता है, वो समतल दर्पण का गुण है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है। आगे आपको प्रतिबिंब के विषय में बताया जाएगा, तो इसे तब तक ध्यान दें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ऐसे लिख सकते हैं, सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम अपने चेहरे को या किसी भी चीज को समतल दर्पण में देखते हैं तो आभासी है और सीधा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें, जितना दूर हम समतल दर्पण से होते हैं हमारा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतना ही दूर होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी, समतल दर्पण से दूरी सदैव समान होती है, सदैव समान होती है या बराबर रहती है। इसे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी जितना दूर हम दर्पण से होते हैं उतना ही दूर हमारा प्रतिबिंब भी होता है। कभी शीशे के सामने खड़ा होकर के शीशे को पीछे करते जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आप उतना ही पीछे भागते जा रहे हैं जितना दर्पण आपसे दूर होता जा रहा है। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दूरी हमेशा समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान देंगे। एक और पॉइंट हम जान सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की जो चाल होती है, चाल वस्तु के चाल की दो गुनी होती है, दो गुनी होती है। इसे याद रखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की चाल वस्तु के चाल की दो गुनी होती है। कभी दर्पण के सामने भाग कर देखिए, जितना स्पीड आपका होता है आपके प्रतिबिंब का जो स्पीड होता है उससे भी तेज होता है। उससे तेज नहीं बल्कि सीधे समझ लो उसकी दो गुनी होती है। एक और हम इसका पॉइंट समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वो सदैव वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु आप रख देंगे समतल दर्पण के सामने उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उसका बनेगा। यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ये समतल दर्पण। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समतल दर्पण के विषय में, इसको आप समझें। समतल दर्पण द्वारा अगर हम किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, मतलब जितना बड़ा वस्तु है अगर उतना बड़ा हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं
तो हमें दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। जैसे अगर हम 1 मीटर छड़ी स्टिक है उसको हम देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं दर्पण में, तो उस दर्पण की लंबाई कम से कम आधे मीटर की होनी चाहिए। इसे से समझने की कोशिश करेंगे कि दर्पण द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की पूरी लंबाई की पूरी प्रतिबिंब ऐसे कह सकते हैं, चलिए प्रतिबिंब लिख सकते हैं। प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान देंगे। मैंने बताया कि अगर हम 1 मीटर लंबा कोई स्टिक है या कोई छड़ है, हम चाहते हैं उसका पूरा इमेज देखना समतल दर्पण से, तो दर्पण कम से कम आधे मीटर का होना चाहिए। अगर उससे छोटा हो गया तो वह पूरा आपको नहीं दिखाएगा। आप अपना चेहरा भी देखते हैं तो क्या आपका पैर से लेकर सर तक उस दर्पण में दिख जाता है? नहीं दिखता है। आपको उस दर्पण घुमाना पड़ता है तब जाकर आप देख पाते हैं। अगर दर्पण को स्थिर करके आप चाहे अपना पूरा शरीर देख लें तो आपको दर्पण कम से कम आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए, तब तो देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो ये समतल दर्पण के संदर्भ में 5 बिंदु हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जानकारी के लिहाज से। इसे ध्यान से आप इसका नोट्स बना लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। हमारा अगला बिंदु दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग अब हम दर्पण के उपयोग की बात करें तो समतल दर्पण आप जानते हैं हम किस लिए यूज करते हैं? चेहरा देखने के लिए। समतल दर्पण किस लिए यूज करते हैं? समतल दर्पण मुख्य रूप से चेहरा देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग और कहीं नहीं होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। इसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में भी होता है। और चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है। चिकित्सा में कुछ जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, पर मुख्य उपयोग क्या है? चेहरा देखने के लिए। अवतल दर्पण की बात करें हम, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। शेविंग के लिए जो नाई होते हैं, सैलून या शेविंग वाले स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टेबल लैंप जो होता है वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब आंख नहीं बल्कि नाक कान में कोई घाव या दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर अवतल दर्पण द्वारा वहां तक प्रकाश पहुंचाते हैं और फिर उसका इलाज कर पाते हैं। तो इसको देखिए, इसका भी प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टेबल लैंप और शेविंग में आप ऐसे सैलून लिख सकते हैं। सैलून में इसका प्रयोग जो ट्रेन होता है, ट्रेन के हेडलाइट में आगे जो होता है हेडलाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो ट्रेन के हेडलाइट के कवर में कह सकते हैं, कवर जो होता है, कवर लिखना है ऐसे, कवर में। और भी इसके उपयोग है। उत्तल दर्पण को देखते हैं। उत्तल दर्पण का कोई विशेष ज्यादा उपयोग नहीं है,
पर जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए किसी भी वाहन में ड्राइवर के बगल में पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, और इसका एक और उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, गांव में जो गलियों में स्ट्रीट लाइट आप देखे होंगे लगा रहता है, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलाना होता है, इसलिए वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जगहों पे मैक्सिमम केसेस में अवतल दर्पण। तो सभी दर्पण अपने जगह पर उपयोगी हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, शेष चीजें अगले टॉपिक।